साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आनंद पारासर असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, सहायक आचार्य की जो बहुत वृहद भर्ती इस समय राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकली हुई है, इसी संदर्भ को लेकर विशेष हिंदी से संबंधित विभिन्न अभ्यर्थियों के मेरे कॉल एवं संदेश प्राप्त होते रहते हैं। मेरे मिलने वाले भी पूछते हैं, सर जो पुस्तक सूची आपके द्वारा समूह में प्रसारित की गई है उसमें पुस्तकों की संख्या काफ़ी दीर्घ है। 3 माह की इस लघु समय अवधि में किस बात की तैयारी की जाए। वाकई साथियों, मेरे मस्तिष्क से एवं मन में भी ये विचार उभरता है, कितने सीमित समय में किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया जाए जिससे सहायक आचार्य में सफलता अर्जित की जा सके। साथियों, सहायक आचार्य के तीनों प्रश्न पत्रों को लेकर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। हो सकता है आप उनसे सहमत हो या न हो, यह आपका व्यक्तिगत विषय है, पर मेरा प्रयास रहेगा कि पुस्तक सूची इस प्रकार मैं प्रस्तुत करूं कि आपको निश्चित रूप से उससे सहयोग प्राप्त हो। साथियों, मैं आपसे वादा भी करता हूं, अगर इन पुस्तक सूचियों का आप अध्ययन करते हो तो निश्चित रूप से आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य से संबंधित है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको लेकर साथियों, सर्वप्रथम मैं द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में अपने विचार रखना चाहूँगा कि पहली इकाई से लेकर 5वीं इकाई में जो विषय सामग्री निहित है उसके लिए हमें 3 से 4 पुस्तकें पढ़ना अनिवार्य है, किंतु इस लघु समयावधि में किस विषय वस्तु को पढ़ा जाए। मेरा ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि यूजीसी जो कि आजकल एनटीए कहा जाता है, एनटीए द्वारा जो नेट की जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उसी संदर्भ में दृष्टि एनटीए नेट की जो पुस्तक है साथियों, वो पुस्तक आप पढ़ें। दृष्टि एनटीए नेट की जो पुस्तक है वो पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों के ही सार संक्षेप से उसका निर्माण हुआ है। आप जब उस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जैसे आदिकाल आपने पढ़ा है, तो आदिकाल के संपूर्ण तथ्यों को संग्रहित करने से पूर्व उसमें पूर्व पीठिका के रूप में चाहे भक्ति काल हो चाहे रीतिकाल हो, सभी कालावधि में आपको सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तकों के नोट्स रूप में सारा संग्रह आपको मिल जाएगा। इससे 2 फायदे हैं। एक, साथियों आपके पास समय भी बच जाएगा, और दूसरा, आप शुक्ल जी की पुस्तक को अगर किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाते हो तो उन नोट्स से आप आचार्य शुक्ल जी का पुस्तक का जो अध्ययन है वो भी कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से साथियों, आप एनटीए नेट की जो दृष्टि आईएएस की जो पुस्तक है उसमें से हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब दूसरा प्रश्न यहाँ ये उठता है, क्या इस एक पुस्तक मात्र से हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है साथियों। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के मध्य जितने भी कवि एवं लेखक आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे एक उदाहरण रूप में दूं, जैसे सूरदास जी है, तुलसीदास है, कबीरदास है, इस तरीके जितने भी कवि एवं लेखक हैं उनको नोट्स रूप में आप सर्वप्रथम डॉक्टर नगेंद्र से लिखें, तदुपरांत शुक्ल जी से भी तैयार करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से भी तैयार करें। मैं यहाँ पर संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने का आग्रह नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल मात्र आपको जो 25 से 30 कवि एवं लेखक है उनको आप नोट्स रूप में सार संग्रहित करें। अब ये विषय ये उभरता है कि क्या सभी के नोट्स बनाए। यदि ये संभव नहीं है तो मेरे ख्याल से नोट्स बनाए जाने में कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। 25 से 30 कवियों के बारे में अगर आप सामग्री एकत्रित करते हो तो आपके लिए अत्यंत लाभ का विषय ही अंत में सिद्ध होगा। चाहे आप अगर कहीं लिखा हुआ तो वहाँ लिख लो। तो आप नगेंद्र से सूरदास जी को पढ़िए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से पढ़िए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से पढ़िए। ऐसा करके आप जो 25 से 30 कवि हैं उनको इन तीनों पुस्तकों से पढ़िए। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी मत पढ़े। तो पुनः मैं विषय सामग्री आपको बता दूं कि एनटीए नेट दृष्टि यूजीसी नेट की जो पुस्तक है उसका अच्छे से अध्ययन करें। तदुपरांत जो 25 से 30 कवि एवं लेखक आपके विशेष रूप से उल्लेखित है उनको आप तीनों चारों पुस्तकों से याद करने का प्रयास करें। चाहे आप याद करें, चाहे नोट्स बना के फ्री याद करें, वो आपके अपने व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है।
अब इसके अतिरिक्त एक पुस्तक और बताता हूँ, यूथ कंपटीशन की जो पुस्तक है, जिसमें अब तक पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के हुए हैं उनका बहुत ही सुंदर प्रश्नों का संग्रह, उसको आप अध्ययन करें। आदिकाल आपने तैयार किया, आदिकाल के बाद में उसमें जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अच्छे से याद करने और दोहराने का अभ्यास करें। भक्तिकाल आपने पढ़ा, भक्तिकाल के बाद में यूथ कंपटीशन की पुस्तक का आप अभ्यास करें। साथियों, अगर इसी क्रम को आप 2.5 से 3 महीने तक अनवरत दोहराते हो तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हिंदी साहित्य में आप श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर सकते हैं। अनावश्यक पुस्तक सूची से भी आप बच जाएंगे। अब है प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में। प्रथम प्रश्न पत्र का जो विषय चयन है वो अत्यंत बिखराव से युक्त है। विषय सामग्री बहुत बिखरी हुई है, मस्तिष्क बड़ा ऊहापोह से युक्त है। किस सामग्री को ग्रहण किया जाए, कहाँ से पढ़े, क्योंकि इसमें आपको 17 प्रकार की पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। उन 17 प्रकार की पुस्तकों में से भी मेरा प्रयास है कि आपके कम से कम पुस्तकों में बता पाऊँ। साथियों, जो प्रथम जो इकाई है उसके लिए सर्वप्रथम है हिंदी भाषा। उसमें खड़ी बोली, भोजपुरी एवं जो अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, उसके लिए साथियों आप हरदेव बहारी जी की जो पुस्तक है उसमें से केवल इन भाषाओं के वर्णन का ही अध्ययन करें। जैसे मुश्किल से 10 से 15 पृष्ठों में वो सामग्री सिमटी हुई है, उसका अध्ययन करें। अन्य सामग्री का संपूर्ण रूप से त्याग कर दे, केवल इन्हीं भाषाओं का मौलिक रूप से अध्ययन करें। तदुपरांत अशोक तिवारी की जो प्रतियोगिता साहित्य के नाम से जो पुस्तक आती थी नेट के लिए, उसके जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पहला भाग मान सकते हैं हिंदी के लिए, उसमें हिंदी भाषा के नाम से बहुत अच्छा जो पार्ट है उसमें संग्रहित है, उसका अध्ययन करें आप। उसमें से अवधि को विशेष रूप से पढ़े, खड़ी बोली को पढ़े, साथ ही साथ ब्रज भाषा का अध्ययन दे रखा है तो ब्रज भाषा का अध्ययन करें। ऐसा करके आप अपनी विशेष सामग्री को तैयार कर सकते हैं। एनटीए नेट की जो दृष्टि वाली जो पुस्तक है उसमें से भी आप इन तीनों चारों भाषाओं को तैयार करें। साथियों, भले मैंने 3 पुस्तकों का नाम ले लिया, किंतु जो विषय सामग्री है वो अत्यंत संक्षिप्त हो चुकी है, तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बात आती है कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ को कहाँ से अध्ययन किया जाए। उसके लिए अशोक तिवारी जी की पुस्तक आपके निकट अगर उपस्थित है तो उसमें से आप विषय सामग्री का पढ़ने का अभ्यास करें। अत्यंत ही धीर गंभीरता से उस विषय की रचना की गई है और बहुत ही अच्छी सामग्री है। निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त आप जो दृष्टि एनटीए नेट की जो पुस्तक है उसमें से भी आप इस सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पर्याप्त रहेगा। अब है देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण है। ये कहाँ से पढ़ना है? तो साथियों, अब तक जो भी संवैधानिक प्रयास हुए हैं उन प्रयासों को आप इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से देखिए। जो दृष्टि वाली पुस्तक है उसमें से देख ले, प्रतियोगिता साहित्य अशोक तिवारी जी की पुस्तक उसमें से देख ले। इसके अतिरिक्त आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वेबसाइट पर जाएं। वहाँ प्रस्थान करने के उपरांत वहाँ पर जो नवीनतम संस्मरण, जैसे जब मैंने 2020 में जब परीक्षा दी थी तब 2019 का जो नवीनतम संस्मरण, कदाचित जहाँ तक संभव है वो आज भी वही संस्मरण होगा। यदि वो है तो उसको आप डाउनलोड करें, यदि वो नहीं है, नवीनतम है, तो उसको डाउनलोड करें। 30-35 पृष्ठों की सामग्री है और वो भी बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई है, इसलिए आपको 3 से 4 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। साथ ही उसको अच्छे से धीर गंभीरता से अध्ययन करें। 2 से 3 प्रश्न जो आएंगे वो वहीं से उठाए जाएंगे और आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। अब राजस्थान की बोलियां कहाँ से पढ़े? तो राजस्थान की बोलियों के लिए लक्ष्य गाइड आती है राजस्थान की, उसमें 1.5, 2 या 2.5 पृष्ठों की सामग्री, उसको अच्छे से रट ले, वहीं से आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। सर मेरे पास लक्ष्य गाइड नहीं है, क्या करूं? तो किसी भी गाइड जो आप सामान्य ज्ञान के लिए उपयोग में ले रहे हैं उससे पढ़ ले, उससे आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पुस्तक संख्या थोड़ी सी अधिक हो जाए पर विषय सामग्री कम हो रही है, इस बात का विशेष रूप से अपने जहन में रखें। मस्तिष्क में ये विचार फलीभूत ना होने दे कि विषय वस्तु बढ़ती जा रही है, पुस्तकें बढ़ रही है भले, किंतु विषय सामग्री सीमित होती जा रही है। हिंदी व्याकरण कहाँ से पढ़े? हिंदी व्याकरण मेरे ख्याल से इस स्तर तक आने के उपरांत
विद्यार्थियों की हिंदी व्याकरण सामान्य रूप से औसत दर्जे से ऊपर सभी की हो जाती है। तदुपरांत भी आप जो भी गाइड आपके निकट उपस्थित है, चाहे राघव प्रकाशन है, चाहे KR मैया सर की हिंदी व्याकरण माला है, वो है, उसमें से आप सामान्य अवधारणा ही देख लें। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनकी सामान्य अवधारणा देखिए। सामान्य अवधारणा देखने के उपरांत आप दिशा हिंदी व्याकरण के जो विगत वर्षों के जो प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को उसमें से अभ्यास करने का प्रयास करें। संधि को आपने पढ़ा, उसके उपरांत जो विकल्पात्मक जो प्रश्न है उसको देखो, उनकी प्रवृत्ति किस प्रवृत्ति की है। RPSC में जो अब तक की जो प्रवृत्ति है वो बदल रही है, उस प्रवृत्तियों को आप समझने का प्रयास करो। साथियों, निश्चित रूप से वो पुस्तक आपको लाभ प्रदान करेगी। अधिक आपको भटकाव लाने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण के संदर्भ में कोई भी एक गाइड है और दिशा व्याकरण की जो पुस्तक है उससे अध्ययन कर ले, आपका कार्य अच्छे से संपन्न हो जाएगा। अब दूसरी इकाई जो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है, उसके लिए सर मैं क्या पढ़ूं? उसके लिए भगीरथ मिश्र को आप अनिवार्यतः अध्ययन करें। भगीरथ मिश्र का अध्ययन कर ले। और दूसरा, आप जो अशोक तिवारी जी की अगर मोटी पुस्तक आपके निकट है तो उससे आप अध्ययन कर सकते हो, उससे आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से उसमें सारा संग्रह 6 सिद्धांतों का किया गया। सर मेरे पास अशोक तिवारी जी की पुस्तक नहीं है, भागीरथ मिश्र की है, तब मैं क्या करूं? आपके निकट कोई भी गाइड है, चाहे आपके पास में विवेक शंकर जी की कोई पुस्तक है, चाहे सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप गुप्त वाली भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो पुस्तक है, उसमें से आप भारतीय काव्य शास्त्र को देख लें, किन्हीं 2 जगह से उसमें भगीरथ मिश्र को आप अनिवार्यतः पढ़ें। अब है कि छंद, अलंकार, इनको और कहाँ से पढ़े? तो नरोत्तम जी की जो पुस्तक है अलंकार पारिजात, वहाँ से पढ़े। और अगर आपको उदाहरण और इत्यादि दोहराने हैं तो उसके लिए आप वेंकट शर्मा को पढ़ सकते हैं उदाहरण के रूप में। अवधारणाएं तो उससे स्पष्ट हो जाएगी, और उदाहरण अधिक देखने के लिए आप वेंकट शर्मा को पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सामग्री अधिक हो रही है तो आप नरोत्तम जी की पुस्तक के अतिरिक्त कोई भी गाइड जैसे मिश्रा पब्लिकेशन जी की पुस्तक है उसमें से आप उदाहरण को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पुस्तक सामग्री उपयुक्त रहेगी। भगीरथ मिश्र एवं नरोत्तम जी की पुस्तक है अलंकार पारिजात, एवं एक पुस्तक और किसी का सहारा ले सकते हैं जिसमें आपकी गाइड भी हो सकती है, जो आपने वरिष्ठ अध्यापक या स्कूल प्राध्यापक के समय अध्ययन की थी। साथियों, अब जहन में ये विषय उभरता है कि तृतीय जो इकाई है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसके लिए क्या पढ़े। अमूमन विद्यार्थी स्वयं को कमजोर भी इसी इकाई में अनुभव करते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, मैंने सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप गुप्त की पुस्तक का अध्ययन किया था, और आप आश्चर्य करोगे साथियों, तकरीबन जो एक या दो प्रश्नों को छोड़कर तकरीबन सभी प्रश्न मेरे सही हुए थे। और ये सारे प्रश्न ज़्यादातर मैंने महसूस किए हैं कि इसी पुस्तक में से हूबहू आए थे। ज़्यादा कुछ स्रोत सामग्री भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि विषय वस्तु बहुत ज़्यादा दे रखी हो। तो साथियों, सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप गुप्त की भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र आप अवश्य पढ़ें। इसके अतिरिक्त किसको पढ़ना है? एक पुस्तक को ये अनिवार्यतः पढ़ना है, इसको आप लिख लीजिए। इसको पढ़ने के उपरांत आप, सर मैंने तो देवेंद्र नाथ जी की पढ़ रखी है, तो देवेंद्र नाथ जी की अगर आपने पढ़ रखी है तो इन 2 पुस्तकों से आपका कार्य अच्छे से संपन्न हो जाएगा। सर मेरे पास देवेंद्र नाथ जी की पुस्तक नहीं है, उस स्थिति में डॉक्टर विवेक शंकर की भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पुस्तक है, उसका सहारा ले। तो साथ ही एक सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप गुप्त की पुस्तक हो गई, और दूसरी पुस्तक है डॉक्टर विवेक शंकर की भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इन दोनों पुस्तकों से आपका बहुत ही अत्यधिक उत्कृष्टतम स्तर की जो स्रोत सामग्री वो सज्ज हो जाएगी। अब रही आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद एवं विखंडनवाद को कहाँ से तैयार करें? तो दृष्टि जो नेट वाली जो पुस्तक है उसमें इन तीनों का बहुत अच्छा वर्णन दे रखा है, वहाँ से पढ़ लें। मुश्किल से 3 या 4 पृष्ठों की सामग्री है। इसके अतिरिक्त अगर अशोक तिवारी जी की जो मोटी पुस्तक है उसमें 3-4 पृष्ठों का संग्रह है, उसको तैयार कर लें। अगर किसी बंधु के पास में हो तो उसकी फोटो प्रति मंगवा लें, छायाचित्र के माध्यम से अवलोकन किया जा सकता है, कोई ज़्यादा भरकम कार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उन 3-4 पृष्ठों को पढ़ने के लिए आप डॉक्टर नगेंद्र, जब आधुनिक काल को प्रारंभ करते हैं तब भी ये सामग्री अच्छे से सिमटी हुई है, तो वहाँ पर भी आप इन 3-4 पृष्ठों को आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद को पढ़ सकते हैं। अच्छे से आपकी सामग्री तैयार हो जाएगी। अब साथियों, चौथी और 5वीं इकाई के लिए क्या करूं? तो चौथी इकाई में साथियों जो पद्य भाग है उसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि इसके लिए आप मूल पुस्तकों का ही सहारा ले।
अगर संपादित आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ब्रह्मगीर सार, तो उसकी पुस्तक ही आपके मेज पर उपस्थित होनी चाहिए, उसको आप पढ़ें। विनय पत्रिका वियोगी हरि जी की है तो वही रहनी चाहिए, उसके प्रस्तावना भी आप उसी को पढ़ोगे, आप दूसरी पुस्तक का सहारा नहीं लेंगे। केवल सहायक सामग्री के लिए आप दूसरी पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, अन्यथा इसी पुस्तक को आप मूल रूपेण पढ़े। ज़्यादा कुछ भारी भरकम सामग्री नहीं है साथियों। आप प्रयास करें कि प्रथम प्रश्न पत्र को, द्वितीय प्रश्न पत्र को प्रतिदिन पढ़ें। उसमें भी आप प्रयास करें कि गद्य और पद्य प्रतिदिन पढ़ें। आप प्रयास कर सकते हैं कि मैं आज पद्य पढ़ूंगा, एक कवि को निश्चित रूप से पद्य को रोज पढ़े, एक जो लेखक है उसके गद्य भाग को रोज पढ़े। गद्य और पद्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपके लिए जब विशेष सामग्री पढ़ना बहु से युक्त हो रही है, तब आपके लिए ये विश्राम का कार्य करती है या अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है इन विशेष सामग्री को पढ़ने। तो आप प्रतिदिन के एक चरण के अंदर जब आप अपने आप को स्वयं को बहुपन से युक्त मान रहे हैं, तब आप पद्य और गद्यवाद को पढ़ सकते हैं। साथियों, मूल पुस्तकों को पढ़ें, मूल से ही पढ़ें। सहायक सामग्री के रूप में डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। पंचम इकाई है जिसमें गद्य भाग है, गद्य भाग में क्या पढ़ा जाए। उपन्यासों के लिए स्पष्ट है कि उपन्यासों के लिए आप केवल और केवल समीक्षाओं पर निर्भर रहें, और उपन्यास की समीक्षा भी तब पढ़े जब आरपीसी द्वारा पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाए। हो सकता है कदाचित कोई उपन्यास नया जुड़ जाए और इन उपन्यासों को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए, इसीलिए अनावश्यक आप परिश्रम ना करें। जो आपको लगता है कि जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, कामायनी और जो निबंध है वो उसी रूप में रहने हैं, गोदान उपन्यास रहना है, उसने कहा था कहानी रहनी है, जो आपको लगता है कि जो 70% पाठ्यक्रम हूबहू रहेगा चौथी पांचवी इकाई में, जो प्रसिद्ध कवि हैं लेखक हैं उनको पढ़ते जाए। जब तक आप 70% पूर्ण करेंगे तब तक 30% की सामग्री जब बची रहेगी, तब तक जो आरपीसी का जो पाठ्यक्रम है वो निश्चित रूप से आपके समक्ष होगा, जारी कर दिया जाएगा। इस भांति आप 5 इकाइयों को तैयार करें। अब साथियों, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, पहली, दूसरी और तीसरी इकाई प्रथम प्रश्न पत्र की जब तैयार करते हो उस समय भी आप यूथ कंपटीशन की जो पुस्तक है उसमें से आप रस पढ़ रहे हो तो रस को तैयार करें, छंद पढ़ रहे हो तो छंद को तैयार करें, उसमें विकल्पात्मक प्रश्नों की आवृत्ति को देखिए, समझिए, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। अब साथियों की तृतीय जो प्रश्न पत्र है जो सामान्य ज्ञान से युक्त है, उसके लिए क्या पढ़े। तो साथियों, उस समय को ज़्यादा पुस्तकें बाजार में थी नहीं, लक्ष्य और पनोरमा थी, तो मैंने लक्ष्य को पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। किसी कोचिंग संस्थान के मेरे मित्र के माध्यम से मुझे नोट्स उपलब्ध हुए थे, उन नोट्सों का मैंने अध्ययन किया था। पनोरमा को भी पढ़ा था, पर मैं सत्य कहूँ पनोरमा में नहीं पढ़ पाया था, काफ़ी भारी भरकम पुस्तक है तो मैं पढ़ नहीं पाया था। ना मैं कोई राजस्थान भूगोल के लिए अलग पुस्तक लेके आया था, ना कोई राजस्थान के इतिहास की अलग पुस्तक लेके आया था। लक्ष्य पढ़ी थी और लक्ष्य में से मेरे ख्याल से अच्छी सामग्री तैयार हो गई थी। लक्ष्य केवल नोट्स पढ़े थे, पनोरमा में से राजस्थान की राज्य व्यवस्था देखी थी, आर्थिक समीक्षा की जो योजनाओं के विषय है वो देखे थे। तो आप लक्ष्य या दीनवाल पब्लिकेशन है, स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स है उनका सहारा ले सकते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं मैं और श्रेष्ठ कर सकता हूँ, तो आपकी ध्येय निष्ठा पर निर्भर है। किंतु मैं आपको अवगत करा दूं कि राजस्थान अध्ययन के लिए आप विगत प्रश्न पत्रों को अवश्य दोहराएं। दिशा 2020 नाम से जो पुस्तक आती है सामान्य ज्ञान के लिए 2 भागों वाली, 1 भाग वाली नहीं 2 भागों वाली जो पुस्तक है वो जो बाजार में उपलब्ध है उसको अच्छे से पढ़ें। उनकी जो व्याख्याएं दे रखी है प्रत्येक प्रश्न के उपरांत उनको अच्छे से रट लें। साथियों, दिशा 2020 पढ़ने मात्र से ही आपका लगभग 80% तक सामान्य ज्ञान का कार्य हो जाएगा। उसके उपरांत हम समसामयिक की किससे पढ़े, नाथ पब्लिकेशन को पढ़ सकते हैं, मुमल को पढ़ सकते हैं, क्रोनोलॉजी के आप त्रैमासिक जो पुस्तकें निकलती है उसका अध्ययन कर सकते हैं, वो भी अत्यंत उपयोगी है। पर किंतु क्रोनोलॉजी में अत्यधिक सामग्री आती है, उससे भी आप बच्चे मुख्य आप तथ्यों को स्मरण रखें। आर्थिक समीक्षा को अगर मूल पढ़ पाए तो बहुत अच्छा, मूल पढ़ नहीं पाए तो बाजार में जो वार्षिकांक है उसमें जो उसका 8-10 पृष्ठों का जो लेखा जो का उपलब्ध है, जो समीक्षाएं उपलब्ध है, टीकाएं उपलब्ध है, उसको आप पढ़ें। मेरे ख्याल से सामान्य ज्ञान पर आपने जब लक्ष्य पढ़ ली या कोई दूसरी अन्य गाइड को पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, तदुपरांत आर्थिक समीक्षा पढ़ ली, समसामयिकी में आपने पुरस्कार अच्छे से पढ़ लिए, आपने खेलकूद की सामग्री अच्छे से तैयार कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि अन्य पुस्तक की कोई आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, मेरे ख्याल से आपके काफ़ी जो विषय है जो मस्तिष्क में उभर रहे थे उनकी निश्चित रूप से आपकी निवृत्ति हुई होगी। आप मुझसे जुड़े रहे,
हिंदी सहायक आचार्य एवं अन्य विषयों के लिए जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको अवगत कराता रहूँगा समय समय पर, अच्छे से मनोबल एवं स्वाभिमान के साथ में और पूर्ण रूप से सकारात्मक होकर ध्येय निष्ठा के साथ में आप अध्ययन करते रहे, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।